रिवीलिंग आइज की सीरीज एंशिएंट सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत विकसित है और हमने विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू लिया है, तो हमें एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। गीज़ा के महान पिरामिड हमेशा से ही एक रहस्य का विषय बने हुए हैं। आखिर इन्हें क्यों बनाया गया? आज भी इसका जवाब हमारे पास नहीं है। कई विशेषज्ञों की माने तो इसे मकबरे की तरह बनाया गया था, पर इतना बड़ा मकबरा समझ से परे है। मकबरों के बावजूद इनमें कभी भी कब्र नहीं मिली, इसलिए लगता है कि पिरामिड बनाने के कई अन्य कारण भी थे। वो क्या थे, आज हम आपको बताते हैं। मिस्र की सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी, हाइड्रोलॉजी, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स की जानकारी भी थी। मिस्र में इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी की जाती थी और इसे पूरे मिस्र में उपयोग भी किया जाता था। बगदाद बैटरी और आर्क लैंप उस समय इलेक्ट्रिसिटी होने के पुख्ता सबूत हैं, पर यह इलेक्ट्रिसिटी पैदा कहाँ की जाती थी? अगर आप सावधानी पूर्वक पिरामिड को देखेंगे तो पाएंगे पिरामिड के अंदर कभी भी मसाल जलाने के अवशेष नहीं है और न ही मसाल को लगाने का कोई भी हैंडल वहाँ मौजूद है। इससे तो यही लगता है मानो मिस्रवासी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते थे। मिस्र की कई पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि वो एक टॉर्च लिए खड़े हुए हैं जो कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। हम सब जानते हैं कि सदियों पहले अलेक्जेंड्रिया में एक लाइट हाउस था, उसमें आर्क लैंप का उपयोग हुआ था, जबकि एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार सदियों बाद किया। मिस्र में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग और अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक पावर जनरेटर की जरूरत थी, और वो पावर जनरेटर थे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, और इसके सबूत अभी भी देखे जा सकते हैं। पहला, पिरामिडों को सफेद रंग के चूना पत्थरों से कवर किया गया था, जो कि बाद में मिस्र के लुटेरों ने लूट लिया। वो चूना पत्थर इस तरीके से जोड़े गए थे कि उनकी जुड़ाई में एक रेजर ब्लेड को भी अंदर डालना बहुत मुश्किल था। इन चूना पत्थरों में मैग्नीशियम नहीं था और यह अच्छे इंसुलेटर भी थे, और इस इंसुलेशन प्रॉपर्टी के कारण पिरामिड के अंदर की ऊर्जा बाहर नहीं आ सकती थी। दूसरा, स्टोन बॉक्स जो कि पिरामिड के अंदर बनाया गया है, वह एक अलग तरीके के चूना पत्थर का बना हुआ है, जिसमें क्रिस्टल और थोड़ी मात्रा में धातु भी पाई जाती है, जिसके कारण अधिक विद्युत का प्रवाह किया जा सकता था। पिरामिड के अंदर की शाफ्ट ग्रेनाइट से बनी हुई है। ग्रेनाइट एक बहुत बढ़िया गुड कंडक्टर होता है और थोड़ा रेडियो एक्टिव भी, जिसके कारण शाफ्ट के अंदर आयोनाइजेशन हो सकता था। अगर हम किसी इंसुलेटेड केबल को देखेंगे तो पाएंगे कि पिरामिड को भी बिल्कुल उसी तरह इंसुलेट किया गया है। तीसरा, पिरामिड एक महान इंजीनियरिंग का नतीजा है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमें किसी न किसी सोर्स की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर वह सोर्स था पानी। गीज़ा के पिरामिड्स के अंदर कई नहरें थीं जिनके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। दुनिया में हर पिरामिड के पास पानी का स्रोत जरूर है। पिरामिड की नींव चूना पत्थर से बनाई गई थी, जिसके बीचों बीच गैप रखा गया और फिर उन गैपों को पानी से भर दिया गया। पत्थरों की यह स्पेशल परत जो कि इलेक्ट्रिसिटी और पानी को ऊपर की तरफ ले जाती थी, उसे एक्वाफायर्स कहा जाता है। जब बहुत सा पानी एक्वाफायर से निकलता है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसे फिजियो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पिरामिड के अंदर की सुरंगें जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाती थीं और पूरी इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ बहने लगती थी। पिरामिड के ऊपर सोने का कैप स्टोन था जो कि अब मौजूद नहीं है। सोना इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इस कैप स्टोन की मदद से नेगेटिव आयंस को आयनोस्फीयर में बहा दिया जाता था और इस तरीके से पिरामिड इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। शायद इस टेक्नोलॉजी को निकोला टेस्ला समझ गए थे, जो कि 5000 साल पहले मिस्र वासियों ने इजाद की थी। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो, लेज़र, एसी करंट का आविष्कार किया, जो कि आज हम अपने घर में देख सकते हैं। टेस्ला का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस किया जा सकता है, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। उन्होंने पिरामिड के सिद्धांतों पर एक टावर बनाया और उसे जमीन के नीचे बिछे हुए चूना पत्थरों से कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरे इलेक्ट्रिक सोर्स को भी टावर से कनेक्ट कर दिया, जिससे नेगेटिव आयंस आयनोस्फीयर में बहने लगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी तार के बहने लगी। इसी तरह पिरामिड में भी उस समय इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता था।
ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता था और रिसीवर से रिसीव किया जाता था। अब प्रश्न यह उठता है कि मिस्रवासी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किन किन चीज़ों पर करते थे। वह एक वायरलेस बल्ब का उपयोग करते थे। कुछ इसी तरह निकोला टेस्ला ने भी कर दिखाया। उनका मानना था कि इस तरह पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस भेजा जा सकता है। मिस्र की कई पेंटिंग्स में हमें वायरलेस एंटीना दिखाई देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी को भेजा और रिसीव किया जा सकता था। मिस्रवासी इसका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए भी करते थे। उस समय वह जो कपड़ा बनाते थे वह आज भी मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। मिस्रवासी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग पौधों को बड़ा करने के लिए भी करते थे। मिस्र के जो पुराने आभूषण हमें मिलते हैं उनमें बहुत ही बारीकी से सोने की परत चढ़ी हुई है और ऐसा करना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से संभव था। आज भी पिरामिड के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट नापा जा सकता है। पिरामिड को मकबरों की तरह कभी भी उपयोग नहीं किया गया। हमेशा से हमें यही बताया गया है कि पिरामिड फ़ारो की कब्रगाह है, मगर कभी भी पिरामिड में कोई भी कब्र नहीं मिली। पिरामिड के बीचों बीच एक पत्थर का बॉक्स है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट किंग्स चैम्बर कहते हैं। कहा जाता है यहीं पर फ़ारो की कब्र थी जिसे लुटेरों ने लूट लिया। मगर जब आप पिरामिड को बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे चैम्बर में कोई भी सुपर कंडक्टिव मटेरियल रखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जरूर पैदा होगी, जो कि पूरे मिस्र के लिए काफ़ी होगी। फ़ारो ने इसे कभी भी अपने मकबरे के रूप में नहीं बनवाया था। फ़ारो इसकी खासियत जानते थे और वह यह भी जानते थे कि अच्छे शासन के लिए इस तरह की मशीनरी बनवाना आवश्यक है जिससे मिस्र और भी फल फूल सके। तो अगर आप यह सोचते हैं कि हमारी सभ्यता बहुत विकसित है तो एक बार जरूर सोचिए। रिवीलिंग आइज के आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।